हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 30 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 30 अगस्त और हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है लघु उद्योग दिवस। इस दिवस को मनाए जाने का लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। भारत में हर साल 30 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है और युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है। साथ ही इस दिन देश के विकास में लघु उद्योगों के योगदान का भी जश्न मनाया जाता है। लघु उद्योग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे भारतवर्ष के लिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। लघु उद्योगों को मान्यता देकर और उनका पोषण करके देश स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास की नींव रख सकता है। लघु उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा है और ये रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करते हैं, देश के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। इसके अलावा ये ग्रामीण और शहरी इलाकों में बुनियादी ढांचों को लेकर बेहतर बनाने का ये प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो भारत सरकार ने 30 अगस्त 2000 को लघु उद्योगों के लिए एक व्यापक नीति पैकेज लॉन्च किया था। तब से हर साल इस दिवस को मनाया जाता रहा है, मनाया जाता है। आज ये दिवस है, आप सभी को शुभकामनाएं इस दिवस की। चलिए जी, और जैसे हम बात करें, ये हमारा जो मंत्रालय बना हुआ है, जिसे हम जो हमारे उद्योग क्षेत्र हैं इससे संबंध जो मंत्रालय है उसके कैबिनेट मंत्री कौन है, तो जीतन राम मांझी का नाम आता है, ठीक है ना। जीतन राम मांझी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कैबिनेट मंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है ना। सूक्ष्म लघु जो उद्योग से संबंधित मंत्रालय है उस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं जीतन राम मांझी। आप सभी को लघु उद्योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जिनका आज जन्मदिन है, उसके बाद में बात करेंगे जयंती और पुण्यतिथि के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे हम जन्मदिन से। जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं हमारे भारतवर्ष के लिए, जिनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो चलो जी शुरुआत कर लेते हैं इनके बारे में। इनका क्या नाम है, इनका नाम है जैस्मिन लंबोरिया। जैस्मिन लंबोरिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कौन है, ये खिलाड़ी हैं। कौन सी खिलाड़ी हैं, तो आप कहेंगे ये भारतीय मुक्केबाज खिलाड़ी हैं, मुक्केबाज, ठीक है। अब चलो आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए, फिर थोड़ी सी बात करेंगे इनके बारे में। भारत की प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया हरियाणा राज्य के किस जिले से संबंधित हैं, जल्दी से आप बताइएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा। अगर आपने लिखा होगा ना भिवानी डिस्ट्रिक्ट तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। यहाँ पर ये फोटोज देख लीजिए, ये मुक्केबाजी करते हुए आपको दिखाई दे रही हैं।
हमारे भारत की महिला मुक्केबाज खिलाड़ी जैस्मिन लंबोरिया, आज इनका जन्मदिन है। इनका जन्म आज ही के दिन 2001 में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? भिवानी में इनका जन्म हुआ। और ये भिवानी तो आपको पता है हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो जैसे बात करें इनके कुछ करियर को ध्यान में रखते हुए, जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2022 में, वो कॉमनवेल्थ गेम्स का 22वां संस्करण था, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। उस समय इन्होंने मुक्केबाजी में कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में। और वो कौन सा संस्करण था कॉमनवेल्थ गेम का? 22वां संस्करण था। ठीक है ना। बर्मिंघम कहाँ पे है? ये यूके में है। वैसे अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में है। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में आप जानकारी हासिल कर लीजिएगा। जैस्मिन लंबोरिया का आज जन्मदिन है। हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। भारत की महिला मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम इनके बारे में भी बात करेंगे। इनके बारे में आप पहले एक क्वेश्चन बता दीजिएगा। 17वीं लोकसभा में भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कानून मंत्री के रूप में कार्य करने वाले रविशंकर प्रसाद किस राज्य से बिलोंग करते हैं? जल्दी से बताइएगा आप इनके बारे में। अगर लिखा होगा आपने बिहार, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। ये कौन है? इनके बारे में सभी जानते ही होंगे। इनका नाम है रविशंकर प्रसाद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनके बारे में आपको सूचना मिलती रही होगी। आज ही के दिन 1954 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? पटना में। पटना जिसे प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जिसे हर्यक वंश के तीसरे राजा उदयन ने बसाया था। ठीक है, तो वर्तमान में इसे हम पटना के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार की राजधानी है। वहीं पर जन्म हुआ था रविशंकर प्रसाद का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं और ये एक वकील भी हैं। जाने माने वकीलों में इनकी गिनती होती है। और जैसे बात करें, इन्होंने कई मंत्रालय में काम किया। कोयला एवं खान राज्य मंत्री भी रहे, कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्य किया, संचार मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। ठीक है, जब 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय ये कोयला और खान राज्य मंत्री बनाए गए थे। इनके बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी आप हासिल कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो आज इनका जन्मदिन है। अब जैसे बात करें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाला और कोलतार घोटाला जो था ना, उसमें जनहित याचिका पर बहस करने वाले रविशंकर प्रसाद प्रमुख वकील थे। तो इनके बारे में आप ज्यादा जानकारी हासिल कर लीजिए। आज इनका भी जन्मदिन है, इनको भी बधाइयां। अब हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनकी आज जयंती है और जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो शुरुआत करेंगे हम जयंती से, जिनकी आज जयंती है। इनका क्या नाम है? इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इनका नाम है शैलेंद्र। शैलेंद्र के बारे में आप एक क्वेश्चन बताइएगा। शैलेंद्र भारत के ख्याति प्राप्त रिक्त स्थान थे। तो इसमें क्या आप जवाब लिखेंगे? अगर आपने लिखा होगा गीतकार, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। शैलेंद्र जो थे वो एक प्रसिद्ध गीतकार हुए, एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। ठीक है ना। तो इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1923 में। आजादी से पहले इनका जन्म हुआ था। कहां पर? रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ। वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एरिया पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन आजादी से पहले की बात है तो हमारे भारत का हिस्सा था। उस समय पाकिस्तान नाम की कोई भी चीज नहीं थी। इनकी मृत्यु 14 दिसंबर 1966 को कहां पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। और ये हमारे भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। गीतकार और कवि के रूप में इन्होंने अपनी जान पहचान बनाई। अब गीत के रूप में आपने गीत पक्का ही सुना होगा, मेरा जूता है जापानी। सुना है ना? मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी, है ना, दिल भी फिर है हिंदुस्तानी। कुछ इस तरह से सॉन्ग था वो इन्हीं के द्वारा
लिखा गया था, ये इन्हीं की रचना है। रमैया वस्तावैया, ये भी इन्हीं की रचना है। तो गीतकार शैलेंद्र ने राज कपूर और वहीदा रहमान द्वारा अभिनीत तीसरी कसम फिल्म का निर्माण भी किया था। तो इस प्रकार के ये टैलेंटेड व्यक्ति थे। आज इनकी जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। अब चलो जी, बात करेंगे इनके बारे में। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, नाम है इनका सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी हम हासिल कर लेंगे। इनका जन्म आज ही के दिन 1895 में हुआ था। 30 अगस्त 1895 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मांटगोमरी में। मांटगोमरी वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उस समय तो हमारे भारत का हिस्सा था ना, उस समय पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी। 27 मई 1983 को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये शिरोमणि अकाली दल से संबंधित थे। शिरोमणि अकाली दल की सहायता से ये राजनीति में इन्होंने एंट्री मारी थी। तो पहले हम इसी शिरोमणि अकाली दल के बारे में आपसे पूछ लेते हैं। शिरोमणि अकाली दल का गठन किस वर्ष किया गया था? जल्दी से आप बताओ। अगर लिखा होगा आपने बी ऑप्शन तो फिर आपने ठीक बताया है। 14 दिसंबर 1920 को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा इस शिरोमणि अकाली दल का गठन किया गया था। सिख धार्मिक एक क्षेत्र, मतलब आप कह सकते हैं विभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो अकाली दल खुद को सिखों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में मानता आया है। तो सरदार सरमुख सिंह चुब्बल हुआ करते थे, जो अकाली दल के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। जब मास्टर तारा सिंह इस शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष बनाए गए, उस समय शिरोमणि अकाली दल जो है वो बड़ी फेमस हुई थी। तो थोड़ा सा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी ए ओ हयूम के नेतृत्व में। कहां पे हुई थी? बॉम्बे में। और बॉम्बे में इनकी पहली बैठक भी हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 में बॉम्बे में जब हुई, तो उस समय उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम आता है, जिनको हम WC बनर्जी के नाम से जानते हैं। 1 जनवरी 1922 की बात की जाए तो आप ये बताइएगा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? ठीक है, वो पार्टी बनाई थी, ठीक है, 1 जनवरी 1922 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? हम किसके बारे में बातें कर रहे थे? सरदार हुक्म सिंह के बारे में बातें कर रहे थे। सरदार हुक्म सिंह शिरोमणि अकाली दल से संबंधित रहे, और ये ऐसे कहते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे ये। अब जैसे बात की जाए लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला नाम आप लिख देना। कौन सी लोकसभा चल रही है? 18वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं ओम बिरला। इससे पहले 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला ही थे। लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला, ठीक है। और जैसे बात करें सरदार हुक्म सिंह के बारे में, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया था, ठीक है ना। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कब से कब तक कार्य किया? 1962 से 1967 तक कार्य किया था इन्होंने। इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं भी लिखी गई, जैसे आप लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ सिखिज्म। द प्रॉब्लम ऑफ सिखिज्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो फिर नाम लिख देना सरदार हुक्म सिंह का। एक इनकी रचना जो है रशिया टुडे नाम से भी थी, रसिया एज आई सॉ इट, तो नाम से भी एक इनकी रचना है। आप थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी हासिल कर लीजिएगा। ऐसा कहते हैं कि इनको भारत की संविधान सभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। 1948 की बात है। संविधान सभा जिसने हमारे भारत के संविधान को बनाया था, वो संविधान सभा। आप बता सकते हैं क्या भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर आपने लिखा होगा 15 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। संविधान बनाने वाली संविधान सभा में 15 महिलाएं थी।
15 महिलाएं कौन कौन थी, उनके नाम मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। विजया लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, जिनको यूएनजीए में पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? विजया लक्ष्मी पंडित, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। सरोजिनी नायडू के बारे में अगर कहा जाए, इनको हम भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो नाम आएगा सरोजिनी नायडू का। सिंपली अगर आपसे पूछा जाए संविधान उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष, तो फिर नाम किसका आता है? एनी बेसेंट का नाम आता है। एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, वो एक आयरिश महिला थी, लेकिन पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नाम आएगा सरोजिनी नायडू का। एनी बेसेंट ने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। सुचेता कृपलानी संविधान सभा की सदस्य रही। राजकुमारी अमृत कौर, दक्षिणायनी वेलायुधान, रेणुका रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्करीन, कमला चौधरी, लीला नाग रॉय, मालती चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल और अम्मू स्वामीनाथन। तो यहां पे आपको क्या लिखना है? दुर्गा बाई देशमुख लिखना है, दुर्गा भाई नहीं, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, चलिए आपको करेक्ट करके बता देते हैं। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा। क्या नाम है इनका? भगवती चरण वर्मा। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। भगवती चरण वर्मा के बारे में अगर पूछा जाए आपसे, तो फिर बता दीजिएगा। भगवती चरण वर्मा भारत के प्रमुख हिंदी जगत के साहित्यकार हुए हैं हमारे भारत में। आप बता सकते हैं कौन से राज्य से संबंधित थे ये, कहां पर इनका जन्म हुआ था? अगर आपने लिखा होगा उत्तर प्रदेश, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। आज ही के दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। 30 अगस्त 1903 को इनका जन्म हुआ था उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। ये जो उन्नाव जिला है, वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहां पर पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1981 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। वैसे अगर मेनली इनके बारे में जाना जाए तो हिंदी भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा, हिंदी भाषाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। तो कुछ रचनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। इनकी एक रचना है चित्रलेखा, ठीक है। और इनकी रचना कौन सी है? तो आपने नाम सुना होगा भूले बिसरे चित्र। तो ये भी इनके द्वारा लिखी एक रचना है। सीधे सच्ची बातें नामक इनकी भी रचना लिखी गई है। इन्होंने एक लिखा था मेरी कहानियां, ठीक है। मेरी कहानियां जो है वो किसके द्वारा लिखित है? तो भी इनका नाम आप लिख देना। एक इनकी रचना थी वसीयत नाम से। तो इस प्रकार ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए, कहानीकार हुए हैं। संस्मरण भी इन्होंने लिखे, कविताएं भी इन्होंने लिखी। तो इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार भी इनको मिला था। इन्होंने अपने बारे में कहा था कि मैं मुख्य रूप से उपन्यासकार हूं, कवि नहीं। आज मेरा उपन्यासकार ही सजग रह गया है, कविता से लगाव छूट गया है। तो ठीक है, तो इस प्रकार के थे हमारे भगवती चरण वर्मा, जिनकी आज जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। तो अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका क्या नाम है? प्रोफेसर बिपिन चंद्र इनका नाम है। प्रोफेसर बिपिन चंद्र के बारे में आप एक क्वेश्चन बता दीजिए प्यारा सा। प्रोफेसर बिपिन चंद्र के संबंध में आपको यह बताना है कि कौन से कथन सही हैं, जल्दी से बताइएगा। प्रोफेसर विपिन चंद्र प्रख्यात इतिहासकार एवं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पूर्व अध्यक्ष रहे थे। तो पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट पढ़ के देखो। प्रोफेसर विपिन चंद्र के द्वारा लिखित पुस्तक द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म है। तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है क्या?
जल्दी जल्दी से बताइएगा। तो आप कहेंगे दूसरा पॉइंट भी ठीक है, ये इन्हीं के द्वारा लिखित है। तीसरा पॉइंट देखो, प्रोफेसर विपिन चंद्र भारतीय आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा में मार्क्सवादी चिंतन धारा के इतिहासकार हुए। क्या ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है? क्या वो मार्क्सवादी विचारों से संबंधित थे क्या इसमें से? तो आप कहेंगे जी हाँ, तीसरा पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। तो इस प्रकार तीनों के तीनों ऑप्शन ठीक है। जिन्होंने ऑल ऑफ द अबो ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर विपिन चंद्र के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 27 मई 1928 को इनका जन्म हुआ था कांगड़ा में, और ये तो कांगड़ा क्षेत्र जो है वो तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2014 में हुई थी, और 2014 में इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? गुड़गांव में हुई थी। और ये गुड़गांव जो है वो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो बड़ा ही विकसित आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है वहां का। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था, और इनको पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 2010 में इनको ये सम्मान दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो इनके बारे में हमने बातें तो कवर कर ही ली हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के पूर्व अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इनकी कई रचनाएं जो हैं वो बड़ी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक आएगा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म। एक इनकी और रचना है, इंडिया से संबंधित है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। आपको पढ़ना चाहिए, आज इनकी पुण्यतिथि है ना, इसीलिए। तो चलो अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। इनका क्या नाम है? इनका नाम है जीपी श्रीवास्तव। जीपी श्रीवास्तव के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। इनका जन्म जैसे हुआ, कहाँ पे हुआ इनका जन्म? 23 अप्रैल 1889 को इनका जन्म हुआ था, 1889। तो जैसे हम बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी? आज ही के दिन 1976 में इनकी मृत्यु हुई। किस रूप में ये जाने गए? तो जीपी का मतलब क्या होता है? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद इनका वैसे पूरा नाम है। तो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताएंगे। भारत की रिक्त स्थान भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कहानीकार गंगा प्रसाद श्रीवास्तव गंगा बाबू के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसमें कौन सा आप ऑप्शन टिक करेंगे? हिंदी, मराठी, बंगाली, कोंकणी? तो अगर आपने लिखा होगा हिंदी, यानी कि हिंदी भाषा के साहित्यकार थे ये गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, जो कि गंगा बाबू के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इनका जन्म 1989 में सारण क्षेत्र है बिहार में हुआ था, ठीक है ना। थोड़ा इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हिंदी भाषा के ये साहित्यकार हुए हैं। तो चलो थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में आपको बता दें, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। एक इनकी रचना का नाम आता है लंबी दाढ़ी। लंबी दाढ़ी नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो इनका नाम लिख देना। 1913 के आसपास की बात है जब इन्होंने वो रचना लिखी थी। और इन्होंने कई नाटकों में अभिनय का काम भी किया, खुद एक अच्छे अभिनेता भी थे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें नमन करते हैं। अब चलो जी हम इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। इनका क्या नाम है? ओसबोर्न स्मिथ इनका नाम है। ओसबोर्न स्मिथ की भी आज क्या है? पुण्यतिथि है। ओसबोर्न स्मिथ का जन्म 26 दिसंबर 1876 को हुआ था, और मृत्यु आज ही के दिन 1952 में हुई थी। हम क्यों याद कर रहे हैं ओसबोर्न स्मिथ को? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के ये पहले गवर्नर बने थे, ठीक है ना। तो आरबीआई के पहले गवर्नर होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फिर नाम आएगा ओसबोर्न स्मिथ का। आरबीआई के पहले गवर्नर के रूप में कार्य किया। कब से कब तक कार्य किया था आरबीआई के गवर्नर के रूप में? तो 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक कार्य किया, ठीक है ना। 1 अप्रैल को आपको पता है 1935 में स्थापना हुई थी आरबीआई की, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए।
अपने कार्यकाल में उन्होंने किसी बैंक नोट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। तो चलो जी, आप आरबीआई के बारे में ही एक क्वेश्चन बता दीजिए जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में कहें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप ये बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा, जल्दी से आप बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो अगर आपने ऑप्शन टिक किया होगा सी ऑप्शन, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। आरबीआई की स्थापना भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुई थी और इस आयोग को क्या कहा जाता है, हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता है। साल 1926 में भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग ने इस कमीशन का गठन किया था। तो बात कब की है ये, 1926 के आसपास की बात है। इस कमीशन की सिफारिशों के आधार पे 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल को, तो इसके पहले गवर्नर कौन बनाए गए थे, ओसबोर्न स्मिथ 1 अप्रैल को ही बना दिए गए थे इसके गवर्नर, और 30 जून 1937 तक गवर्नर के रूप में ये कार्यरत रहे। अब जैसे बात करें इस बैंक का वैधानिक आधार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम किससे मिलता है, 1934 से मिलता है। यानी आप ये कह सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, बैंकों के बैंक और सरकार के बैंक के तौर पर काम करना। जिस प्रकार किसी भी देश की बात करते हैं, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, उसी प्रकार हमारे भारत का भी सेंट्रल बैंक है जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले की अगर बात करें तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत हुई थी, ठीक है। लेकिन जब हम आरबीआई की बात करते हैं तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और उसके बाद से यह भारत सरकार के स्वामित्व में है। जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसका मुख्यालय कहां पर था, तो कोलकाता में था। इसकी स्थापना कोलकाता में ही की गई थी और ऐसा समय भी आया जब इसका जो मुख्य कार्यालय है वो बदल दिया गया। वो कार्यालय कब बदला गया था, 1937 में बदला गया। जिस साल ये जो हैं गवर्नर, पहले गवर्नर, इन्होंने अपना कार्यकाल खत्म किया था, उसी साल स्थायी रूप से कार्यालय को बदल दिया गया और कार्यालय क्या बन गया, मुंबई बन गया। अब वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है, वहीं पर गवर्नर बैठा करते हैं, केंद्रीय कार्यालय वही है, ठीक है, जहां पर नीतियां निर्धारित होती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो, जिनकी जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।